हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए रहने वाला है और इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। चूँकि ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है और मैं पूरी तरह से आपको ये पूरा चैप्टर, जिसका नाम है पालमपुर गाँव की कहानी, पहला चैप्टर है, मैं इसे समझाने वाला हूँ। इस पूरे वीडियो को एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से हम तैयार किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरह से समझें और आपको ये पूरा स्टोरी बेहतर समझ में आए, इसके लिए आप एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस और आंसर इस पूरे वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, वह सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ में लिखते चलिएगा। तो इस पूरे चैप्टर को हम इस तरह से तैयार किए हैं ताकि आप इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आंसर्स भी आपका क्लियर हो सके और साथ ही साथ इस पूरे चैप्टर को आप समझ सकें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पालमपुर गांव की कहानी। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में और मेरा नाम अजीत कुमार है और मैंने इस पूरे वीडियो को तैयार किया है आप सबों के लिए। तो आप चाहे तो मुझे इन सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं जहां पर मैं अवेलेबल हूं, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है और इस टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर कुछ PDFs भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझसे किसी भी प्रकार का पर्सनल सवाल कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड सवाल के लिए आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं पालमपुर गांव की कहानी। पहले छोटे से टॉपिक से मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो में क्या क्या चीज़ें दिया गया है और क्या क्या कहानी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये पालमपुर जो है ये एक तरह का गाँव है और हमें गांव की कहानी नहीं सीखना है, हमें सीखना है कि गांव में किस तरह की क्रियाएं होती है, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रिया गैर आर्थिक क्रिया क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से मैंने इस पूरे चैप्टर को तैयार किया है ताकि आप चैप्टर को भी समझ लें और साथ ही साथ आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और आंसर्स हैं वह सभी क्वेश्चन आंसर भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो स्लाइड है वो केवल क्वेश्चन और आंसर पर आधारित है। तो आइए हम लोग शुरू से पढ़ते हैं चैप्टर्स को और समझ लेते हैं बाकी चीज़ों को बेहतर तरीके से। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है एक छोटे से टॉपिक की मदद से पूरा जो पालमपुर गाँव की कहानी है छोटे से टॉपिक में क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहले पालमपुर गांव की कहानी में जो है अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है और इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो क्रिया है उसे हम गैर कृषि क्रिया कहेंगे और दूसरा जो है वो कृषि क्रिया कहलाएगा। साथ ही साथ न केवल यहाँ कृषि और गैर कृषि क्रियाएं होती है, यहाँ पर कुछ उत्पादन भी होता है, यानी कुछ चीज़ें बनती भी है। तो हम समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उत्पादन होता है, उन सभी चीज़ों को भी देखेंगे। अगर हम सबसे पहले कृषि क्रिया पर ध्यान दें, यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ काम को अगर देखें तो हम उसे कृषि क्रिया कहते हैं। और कृषि क्रिया को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि एक है मल्टीपल क्रॉपिंग लिखा है, यानी कि इसे बोलते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। ओके, तो ये बहुविधि फसल प्रणाली क्या होता है ये हम आगे आपको बताएंगे। बहुविधि फसल प्रणाली। तो पहले एक छोटा सा टॉपिक की मदद से हम आपको ये क्लियर कर रहे हैं कि इस पूरे किताब में क्या क्या दिया गया है और मेन टॉपिक क्या चीज़ें पढ़ना है। और फिर लिखा है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड को हम लोग हिंदी में कहते हैं आधुनिक प्रणाली। आधुनिक प्रणाली यानी कि अभी वर्तमान में कैसी प्रणाली जो है विकसित की गई है खेती करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप पहले जानते हैं कि मान के चलते हैं कि खेतों में पानी देना है तो पहले किससे दिया जाता था, कुआं से दिया जाता था। और आजकल हम लोग कैसा टेक्नोलॉजी ले आए हैं, आज हम लोग केवल स्विच दबाइए और मोटर से पानी आपके खेत में चला जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरह का आधुनिक प्रणाली है। आधुनिक प्रणाली का मतलब अभी जो वर्तमान में चल रहा है और जो परंपरागत होता है वो पहले से यूज कर रहे थे। तो अगर हम कृषि की ही बात करें तो आधुनिक प्रणाली में हम लोग और भी कृषि को बेहतर करने के लिए हाइब्रिड बीज का यूज कर रहे हैं, हम लोग फर्टिलाइजर यानी खाद का यूज कर रहे हैं, उर्वरक का यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग कीटनाशक छिड़काव भी करते हैं। और फिर हम लोग मशीन का यूज करते हैं खेती को बेहतर करने के लिए, जैसे कि थ्रेशर मशीन हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया और भी बहुत सारे ऐसे मशीन है जिसका यूज करके हम लोग कृषि को और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। अब इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है, जैसा कि अभी थोड़ा सा छोटा सा आपको एग्जांपल दिए थे। सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी डालना, और खेतों में पानी डालने के तरीके में भी बदलाव हो चुका है। पहले कुएं से डालते थे, लेकिन आज हम लोग बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, जैसे नदियों को रोक करके बांध बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तालाबों का निर्माण करवा रहे हैं और फिर बांधों के पानी को नहर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं खेतों तक, नहर बनवा रहे हैं। और फिर पंप सेट लिखा गया, तो पंप सेट आप लोग जानते ही हैं, मोटर वगैरह को हम लोग क्या कहते हैं, पंप सेट कहते हैं। तो ये क्या है, केवल कृषि है।
तो पालमपुर में एक कृषि क्रिया होती थी जो एक पारंपरिक तरीके से बदल करके आधुनिक प्रणाली यानी कि जो अभी मॉडर्न तरीका है उसको अपनाया गया है। अब आता है गैर कृषि क्रिया। गैर कृषि क्रिया का मतलब वह होता है जिसमें कृषि का कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी ने दुकान खोल दिया तो क्या वो कृषि कर रहा है कि नहीं, वो कृषि नहीं कर रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब कि अगर कोई विनिर्माण का काम कर रहा है, विनिर्माण का मतलब हो गया कोई चीज बनाने का काम कर रहा है, तो विनिर्माण में क्या कुछ हो रहा है क्या? नहीं, विनिर्माण में भी कोई चीज है। ओके, यहाँ विनिर्माण गलत लिखा गया, हम सही कर देते हैं, विनिर्माण। तो विनिर्माण का अगर कोई काम कर रहा है यानी फिर से कोई चीज बनाने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यानी उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गेहूं से अगर आटा बना रहा है तो गेहूं से आटा बनाने के लिए वो क्या कर रहा है? गेहूं को आटा में बदल रहा है, यानी कि यहाँ पर कृषि का काम नहीं हो रहा है, ये गैर कृषि क्रिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पोट मेकिंग दिया है। पोट का मतलब होता है घड़ा वगैरह, बर्तन वगैरह। तो अगर कोई कुम्हार है तो कुम्हार क्या कर रहा है? बर्तन बना रहा है, तो वह भी किस में आ जाता है? ये गैर कृषि क्रिया में आ जाता है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ सर्विसेज का मतलब होता है सेवा होता होगा, सेवा का काम। सेवा का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता, उसको सेवा कहते हैं। जैसे कि अगर कोई शिक्षक है तो शिक्षक कुछ बना नहीं रहा है बल्कि वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये एक प्रकार की गैर कृषि क्रिया है, यानी इसे सेवा में गिनते हैं। और अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी किस में आ जाते हैं? सेवा में आ जाते हैं। तो ये उदाहरण के माध्यम से हमने समझ लिया। पहला चीज गैर कृषि क्रियाएं पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है कृषि क्रियाएं। आप बिल्कुल घबराइए मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम आपको सारी चीजें क्वेश्चन और आंसर की मदद से समझा देंगे और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर की तरह लिखा देंगे, तो आपको चीजें आसानी से याद होगा। और आप इसे जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आप उसे याद कर सके, आपको बार बार वीडियोस देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम क्वेश्चन आंसर की तरह लिखाएंगे। आप केवल यहाँ समझने की कोशिश ये कीजिए कि आखिरकार ये जो पालमपुर गांव की कहानी है इसमें क्या पढ़ना क्या है, ये चीज हम आपको समझा रहे हैं। अब एक और चीज देखिए, गैर कृषि और कृषि क्रिया के बाद आप जानते ही हैं यहाँ पर एक और काम होता है उत्पादन का काम, कोई भी चीज बनाने के लिए। अब देखिए कोई भी चीज अगर आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि मुझे आटा चक्की का मिल लगाना था, यानी कि चक्की मिल लगाना है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए आइए थोड़ा सा देखते हैं। या फिर आप ऐसा कल्पना कीजिए कि मुझे चावल के लिए धान का खेती करना, ठीक है, क्योंकि चावल के लिए हमें किसकी खेती करनी पड़ती है? धान की खेती करनी पड़ती है। तो दोनों ही एग्जांपल एक साथ लेते चलेंगे। एक जो है वो कृषि क्रिया है और दूसरा जो है वो गैर कृषि क्रिया है। तो आपको दोनों के लिए समझ जाएगा कि उत्पादन कैसे होता है। जो कृषि क्रिया है उसमें भी उत्पादन होता है और गैर कृषि क्रिया में भी उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम चावल के लिए धान उगाना चाहते हैं तो मुझे पहले जमीन की चाहिए, यानी लैंड का मतलब होता है जमीन, जिसे हम लोग भूमि कहते हैं। मुझे भूमि की जरूरत पड़ेगा। और अगर हम चक्की मिल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे भूमि का जरूरत पड़ेगा। मैं हवा में दोनों काम नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं हवा में धान की खेती कर सकता हूँ और ना ही मैं हवा में चक्की मिल लगा सकता हूँ। अब इसके लिए मुझे लेबर चाहिए। लेबर का मतलब मजदूर होता है। और यहाँ पर मजदूर जो है ना, मजदूर ना कह के हम इसे क्या कहेंगे? श्रम कहेंगे। श्रम का मतलब मेहनत कर सकते हैं। तो मैं खुद भी मेहनत कर सकता हूँ या फिर बाहर से मजदूर ला सकता हूँ जो मेरे लिए मेहनत करेंगे, यानी मजदूरी का काम करेंगे, जिसे किताबों में श्रम लिखा गया। श्रम का मतलब ही मजदूर, मजदूरी या मेहनत होता है। अब इन सब चीज के लिए हमें दो और चीजें चाहिए। एक होता है फिजिकल कैपिटल, जिसे हम कहेंगे भौतिक पूंजी। भौतिक गलत लिखा रहा, मैं इसे इरेज करके थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। भौतिक पूंजी यानी कि पैसा वगैरह, आप इस तरह से समझिए। और हमारे किताब में भौतिक पूंजी को सीधा पूंजी लिखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भौतिक पूंजी। मुझे भौतिक पूंजी की जरूरत पड़ेगा। अब एक और चीज पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल, मतलब मानव पूंजी या फिर मानव पूंजी, यानी मानव का जरूरत पड़ेगा। अब ये सारी चीजें है क्या, आपको थोड़ा बता देते हैं। भौतिक पूंजी में क्या क्या आता है, यानी कि इसमें पैसा वगैरह आता है। और दो तरह का होता है, एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है अस्थाई। अस्थाई का मतलब होता है जो बार बार बदलेगा नहीं। जैसे कि अगर हमने जमीन पर एक बार पैसा लगा दिया, खर्च कर दिया, तो मेरे पास जमीन बदलेगा नहीं। और उसी प्रकार से चक्की मिल बैठाने के लिए अगर मैंने चक्की लगाया, ठीक है, तो ये भी मेरा बार बार नहीं बदलेगा। एक बार खर्च हो गया, अब ये सालों साल चलते रहेगा। इस तरह के पूंजी को अस्थाई पूंजी कहते हैं। लेकिन अगर हम धान उगाना चाहते हैं तो धान के लिए बार बार मुझे बीज खरीदना पड़ेगा, खाद खरीदना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे खरीदना पड़ेगा। तो वह सारा क्या कहलाता है? वह सारा अस्थाई पूंजी कहलाता है। उसी प्रकार से इन सभी कार्यों को करने के लिए एक मानव का जरूरत पड़ेगा जो अपनी बुद्धि और विवेक से पूरे काम को बेहतर तरीके से करेंगे, और इसीलिए उसे कहते हैं मानव पूंजी। तो मानव पूंजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हमारा एक दूसरा चैप्टर भी है जिसमें हम लोग मानव संसाधन के विषय में समझते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि उत्पादन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अब यहाँ पर एक और चीज लिखा गया, भूमि का वितरण। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है भूमि का वितरण। भूमि मतलब जमीन होता है और वितरण का मतलब होता है बटा हुआ।
तो आप सभी जानते हैं कि गांव में सभी के पास बराबर भूमि नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे किसान होते हैं, इनके पास कम भूमि होता है। कुछ उससे थोड़े बड़े होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं और इनके पास थोड़ी अधिक भूमि होता है। फिर एक लार्ज मतलब कि अधिक, जिसके पास अधिक होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन होता है। और एक और होता है सर्वाधिक वाला। सर्वाधिक का मतलब जिसके पास सबसे अधिक है, और उस तरह के उसे हम क्या कहते हैं, और सॉरी सर्वाधिक तो ये वाला हो गया लैंड लार्ज वाला, ठीक है। एक लिखा हुआ है लेबर लिखा है, मतलब लैंडलेस। लैंडलेस का मतलब जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लास्ट वाला है जिसके पास कुछ भी नहीं है, और इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हिंदी में भूमिहीन, यानी इसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास कम है, किसके पास मध्यम है, थोड़ा थोड़ा है, अधिक है, इसके पास बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो जिसके पास जमीन नहीं है वो क्या होगा, बिल्कुल लेबर होगा। लेबर का मतलब मजदूर बन के रहेगा, और कभी भी कुछ भी समस्या आएगा तो वो लेबर पर ही असर पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझिए कि जब हमारा लॉकडाउन लगा था, ठीक है, लॉकडाउन, तो आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में सारी चीज़ें बंद हो गया था। तो आप कल्पना कीजिए कि जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत था, जो खुद खेती करता था, उसके पास तो अनाज होगा, यानी वो कम से कम अपना पेट तो पाल सकता था, भोजन कर सकता था। लेकिन जिसके पास जमीन नहीं था, भूमिहीन था, क्या उसके पास अनाज होगा? नहीं, वह बिल्कुल भी बेरोजगार हो गया होगा, उसके पास कोई अनाज नहीं होगा। और अगर उनके पास अनाज नहीं होगा तो वो बिल्कुल ही बेकार हो गया था, और लास्ट में उनके लिए ही जो है समस्याएं खड़ी होने लगी थी। इसलिए जो लैंडलेस होता है, यानी जो भूमिहीन होता है, उसे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ को जरूरी करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी धान की खेती कर रहा था और चक्की मिल लगा रहा था, इन दोनों के लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ता है, जिसे हम कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि पूंजी आवश्यकता कहते हैं। तो पूंजी इसे कहते हैं, पूंजी की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे पूंजी चाहिए। और पूंजी के लिए मेरे पास दो स्रोत हो सकते हैं। हो सकता है कि पहला मैंने कभी बचा कर रखा होगा बचत से, यानी कि पहले भविष्य में मैं जब से सोच रहा हूँ, कुछ दिन पहले से ही सोच रहा हूँ कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ, तो मैं पहले से ही पैसे की बचत कर रहा हूँगा। तो अगर मैं पैसे की बचत कर रहा, तो उस पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी कोई भी दुकान खोल सकता हूँ। और अगर मेरे पास बचत पैसे नहीं है, मैंने पैसे बचा के नहीं रखे, मैंने बेहिसाब पैसे खर्च किए, तो मुझे इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये दो तरीका है। पहला क्या है, मैं बचा हुआ पैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, और दूसरा है कर्ज लेकर के मैं अपने हिसाब को आगे बढ़ा सकता हूँ। ओके, अब बचत के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा, मध्यम और अलग अलग जो है हिसाब से अपना बचत कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि लार्ज और मध्य वर्ग के लोग आते हैं, यानी कि जिसके पास अधिक जमीन होता है, यानी कि जो अधिक जमीन वाले व्यक्ति होते हैं, या मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके पास क्या होता है, ये सुविधा होता है कि वो बचत कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल फार्मर होते हैं, छोटे, और जो लैंडलेस होते हैं, यानी जिसके पास भूमि नहीं होता है, उनके पास एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? कर्ज लेने का रास्ता है। तो इस तरह से हमें ये सीखना होगा कि बचत क्या होता है और कर्ज क्या होता है, कर्ज कौन लेते हैं और कर्ज लेने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, और जो कर्ज नहीं लेते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। ये पूरा का पूरा कहानी पालमपुर का है, और इसी पालमपुर कहानी के माध्यम से जो कह सकते हैं किताब है, हमें ये सिखाना चाहता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इस पूरे कहानी में हमें क्या चीज़ें पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पालमपुर गांव का नाम आ रहा है, तो हमारे किताब में पालमपुर गांव के विषय में कुछ कुछ बातें लिखा गया है। वैसे तो ये एक काल्पनिक नाम है, लेकिन इस गांव से जुड़े हुए बहुत सारी बातें इस चैप्टर में लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसके विषय में परिचय लेना जरूरी है। तो आइए हम आपको पालमपुर गाँव से परिचय करवाते हैं। पालमपुर में जो कृषि है वो ही प्रमुख उत्पादन प्रक्रिया है, यानी पालमपुर में सर्वाधिक मात्रा में कृषि ही होता है, इसके अलावा बाकी दूसरी चीज़ें होता है। पूरे गांव में 450 परिवार रहते हैं, और इसमें से 150 परिवार जो है इनके पास जो है खेती के लिए भूमि नहीं है, यानी कि ये क्या है, भूमिहीन है। जिनके पास भूमि नहीं है वो क्या कहलाएगा, भूमिहीन। और जो आदमी भूमिहीन है उसे बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे उसे हर समय मजदूरी करना पड़ेगा, और किसी विपरीत परिस्थिति में अगर इसे मजदूरी या काम नहीं मिल पाता है तो इसका घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और अगर ये किसी भी प्रकार का अन्य काम धंधा करना चाहता है, यानी ये कृषि से हट के कोई गैर कृषि क्रिया करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसे कर्ज लेना पड़ेगा, और ये कर्ज आगे चल के इन्हें कभी ना कभी मुसीबत में डाल सकते हैं। हो सकता है इन्हें मुसीबत से निकाल सकते हैं, और हो सकता है इन्हें मुसीबत में डाल भी सकते हैं। आगे देखते हैं। बाकी जो 240 परिवार है उनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। तो इनके पास भूमि के टुकड़े हैं, लेकिन इनके पास छोटे से भूमि के टुकड़े हैं।
अब करते हैं गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 भाग, 1/3 कितना होता है 1/3, तो टोटल जनसंख्या 450 है, उसका 1/3 आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उसमें दलित यानी कि यह हम उसे अनुसूचित जाति कहते हैं, इस जाति के लोग रहते हैं। इनके जो घर है गांव के एक कोने में छोटे घर होते हैं जो मिट्टी और फूस से बने होते हैं। तो ये किनके विषय में बोला जा रहा है, ये दलित या अनुसूचित जातियां जो है इनके बारे में लिखा गया है कि जो इनका घर है, इनका घर छोटा है और गांव के कोने में बना हुआ है, और साथ ही साथ इनका घर मिट्टी या फूस से बना हुआ है। फूस का मतलब मिट्टी और ऊपर में पुआल यानी नारो दिया गया होगा। गांव में ज़्यादातर जो भूमि है और उसके जो स्वामी हैं वह उच्च जाति के लोग हैं और इसकी संख्या लगभग कितने हैं 80 परिवार है। तो टोटल देख सकते हैं 150 परिवार ऐसा है जिनके पास भूमि नहीं है, यानी कि ये भूमिहीन है। तो हम लिख देते हैं यहाँ भूमिहीन है। इसके बाद 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या है कम भूमि है, यानी कि केवल 2 हेक्टेयर भूमि है, और बाकी बच जाते हैं 80। तो 80 परिवार के पास क्या है, इनके पास ज़्यादा है। ज़्यादा भूमि का मतलब ये अधिक भूमि के, इनके पास अधिक संपत्ति है, ठीक है। और इसको आप जब जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उच्च जाति के मकान जो है, जो ऊंचे जाति के लोग हैं, जैसा कि आपको बता चुके हैं कि यहाँ जाति सूचक शब्द भी यूज किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दलित है और कुछ क्या है उच्च जाति के लोग हैं। तो जो उच्च जाति के लोग हैं इनके मकान ईंट से बने हुए हैं और सीमेंटों से बने हुए हैं। तो आगे देखते हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए अगर बात करें तो शिक्षा के लिए हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय है। हाई स्कूल किसको कहते हैं, जिसमें 8वीं से लेकर के 10वीं तक की पढ़ाई होती है, उसे हम उच्च विद्यालय यानी कि हाई स्कूल कहते हैं। और प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर के 5वीं तक की पढ़ाई होती है, और हाई स्कूलों में 6ठी से लेकर के 8वीं तक भी पढ़ाई हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे उसके लिए जो यूज किया जाता है 6 से लेकर के 8 तक, उसे माध्यमिक विद्यालय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि माध्यमिक विद्यालय है नहीं, तो हाई स्कूल में ही 6 से लेकर के 10वीं तक की पढ़ाई होती होगी, और प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर के 5वीं तक की पढ़ाई होती है। और एक स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए छोटा सा है, और एक निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट जो है हॉस्पिटल भी मौजूद है। यानी कि लगभग आप देखें तो सारी सुविधाएं मौजूद है। आप पढ़ाई करने भी जा सकते हैं, और अगर आप बीमार पड़ते हैं छोटे मोटे बीमार, तो आपको इलाज मिल सकता है बड़ा। हालांकि आपके पास इलाज का कोई उपाय नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, और पास में ही एक छोटा सा गाँव है रायगंज शाहपुर, और वहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल के माध्यम से पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो आइए पहले सवाल से पढ़ते हैं। क्या पालमपुर गांव में सुविधाएं हैं, और अगर वहाँ पर सुविधाएं हैं तो क्या क्या सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का ब्यौरा दीजिए। तो पालमपुर गांव में सड़कें हैं, परिवहन है, साथ ही साथ वहाँ पर अन्य साधन भी है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, विद्यालय है, स्वास्थ्य केंद्र है, निजी अस्पताल है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको परिवहन के गाड़ी वगैरह, यानी परिवहन का मतलब होता है गाड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। यहाँ इस पूरे गांव में बिजली भी मौजूद है। सिंचाई, चूंकि बिजली आ चुका है तो सिंचाई पंप सेट से होता है, सिंचाई भी मौजूद है। और विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र भी आपको बता चुके हैं। इस तरह से पूरी तरह से जो गाँव है विकसित तंत्र में फैला हुआ है। तो इस गांव में बिजली भी है, और बिजली का क्या फ़ायदा है, बिजली से आप रात में भी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाई में कोई जो है दुख तकलीफ नहीं होगा। और साथ ही साथ आप जो है सिंचाई के नए नए साधन, आधुनिक प्रणाली का यूज कर सकते हैं। और हम लोग आधुनिक प्रणाली बता चुके हैं क्या होता है। आधुनिक प्रणाली में हम लोग आधुनिक मशीनों का यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पंप सेट यूज किया जा रहा है, ये एक तरह का क्या है आधुनिक सेट का उदाहरण है। साथ ही साथ वहाँ प्राथमिक विद्यालय है। तो प्राथमिक विद्यालय में आपको बता चुके हैं कि 1 से लेकर के 5वीं तक की पढ़ाई होती है। और जो हाई स्कूल यानी कि उच्च विद्यालय बोला जा रहा है, और जो उच्च विद्यालय है उसमें कितने से 6ठी से लेकर के 10वीं तक की पढ़ाई होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, यानी कि जो है निजी अस्पताल और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है, जहाँ पर आप छोटे छोटे इलाज करवा सकते हैं। आइए, अब आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर 2 तरह की कृषि क्रियाएं हो रही थी। एक को बोलते थे कृषि क्रिया और दूसरे को कहते हैं गैर कृषि क्रियाएं। तो पहले समझते हैं कि ये जो कृषि क्रिया है क्या। आइए, इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं, कृषि क्रिया किसे कहते हैं। तो कृषि जो है एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया है। देखिए 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं होती है। एक को कहते हैं प्राथमिक, यानी कि ये पहला होने वाला है, ठीक है, इसे कहते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रिया। और आर्थिक क्रिया मतलब जिससे पैसे की आमदनी होती है। फिर आता है द्वितीयक का मतलब दूसरे नंबर पर आता है। और फिर आता है तृतीयक, ठीक है, तृतीयक। तो आप इसे घबराइए मत, क्लास 10th में इसके विषय में डिटेल से दिया गया है। तो कृषि इसमें से किस में आता है, प्राथमिक में आता है, ठीक है। तो कृषि जो है एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया है। इसमें फसलों को उपजाया जाता है, फलों को, सब्जियों को, फूलों को उगाना, पशु पालना। पशु जानते हैं आप लोग, जानवर जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सारा पशुपालन भी किस में आता है, कृषि क्रिया में भी आता है, कृषि क्रिया में ही आता है।
और पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 50% लोग जो है जो क्या करते हैं, कृषि क्रिया से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, मतलब कृषि क्रिया से संबंधित क्रिया ही करते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2/3 जनसंख्या क्या कर रहा है, वह कृषि पर निर्भर है। ठीक है, 2/3 यानी कि 2/3 भागों में जो है कृषि क्रिया पर लगा हुआ है। आगे अगर हम बात करें गैर कृषि क्रिया की बात करें तो गैर कृषि क्रिया किसे कहते हैं, तो कृषि के अलावा जो भी कार्य कीजिएगा, तो कृषि में बता चुके कौन कौन आ रहा है। अगर आप फसल उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, फूल उगाते हैं या पशु को पालते हैं, तो ये सारी क्रिया किस में आ जाता है, कृषि क्रिया में आता है। और इनके अलावा जो भी क्रिया कीजिएगा वह सभी गतिविधियां किस में आ जाता है, गैर कृषि क्रियाओं में आता है। जैसे कि अगर छोटा छोटा फैक्ट्री चला रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप कोई दुकानदारी कर रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं किस में आ जाता है, गैर कृषि क्रियाओं में आ जाता है। तो लगभग 75% क्रिया किसमें हो रहा है, कृषि क्रिया हो रहा है। और जो 25% क्रिया है वो कौन सी क्रिया हो रहा है, वह गैर कृषि क्रियाएं हो रही है। अब आइए उत्पादन के क्या उद्देश्य होते हैं, यानी हम उत्पादन क्यों करते हैं। ऐसा कुछ होता होगा ना, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन हो रहा है और गैर कृषि में भी उत्पादन का ही काम हो रहा है। तो हम उत्पादन क्यों कर रहे हैं, कोई चीजें क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है। तो पहले तो आप ये बोलेगा कि हम फसल इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि मुझे भोजन चाहिए। अगर हम भोजन करना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं, तो हमें फसल उगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सही जवाब है। अब आता है फैक्ट्रियां क्यों लगाएं, हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें तो सिर्फ भोजन चाहिए ना, हमें ये अनावश्यक वस्तुएं क्या ये हमारे लिए कहीं जरूरी है क्या। बोलेंगे हाँ, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं ये हमारे काम को आसान करता है और ये हमारे लिए जरूरी है। तो इसीलिए ये सारी वस्तुएं, इनका उद्देश्य वस्तुओं का बनाना और सेवाओं का उत्पादन करना, ताकि हम क्या करें, अपने जीवन को आसान कर सके। और हम उन्हीं चीज़ों को बनाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए अब जो उत्पादन होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। अब ये समझते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यक है। यानी कि अगर कोई वस्तु बनाना चाहते हैं या हमें कोई सेवा का उत्पादन करना है तो हमें उसके लिए क्या चीज़ें आवश्यक होता है, आइए देखते हैं। पहली आवश्यकता, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो पहली जो आवश्यकता है उसे हम क्या कहेंगे, भूमि कहते हैं। दूसरा जो आवश्यकता है वह श्रम कहलाता है। और तीसरा आवश्यकता कहलाता है भौतिक पूंजी। और चौथा कहलाता है मानव पूंजी। और ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि सारी चीज़ें क्वेश्चन और आंसर की मदद से आपको समझा देंगे, ताकि आप इसे लिख सके, समझ सके और आपको ये पता चले कि परीक्षाओं में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो प्लीज़, आपको ये पहले भी बोल चुके हैं और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप एक कॉपी लीजिए और एक कलम लेके बैठिए, ठीक है। और नहीं बैठे हैं अभी तक तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको सच में पढ़ना है तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर सही तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आप अभी से कॉपी में लिखिए, इसको जरूर लिखिए, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से याद भी कर सके बाद में, ठीक है। तो पहली आवश्यकता क्या है, भूमि है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जैसे कि जल, वन और खनिज। इनका प्रयोग करके हम भूमि पर कोई भी उत्पादन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं का उत्पादन के लिए हमें भूमि चाहिए। और इसमें जल, हम सभी जानते हैं जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वन मतलब जंगल होता है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है, जिससे ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा। और खनिज, ये सभी क्या कहलाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं तो भूमि से ही हमें मिल रहा है। और इसी प्रकार से जल की अगर बात करें तो ये भी भूमि से मिल रहा है। वन की बात करें तो ये भी भूमि से मिल रहा है। और खनिजों की बात करें जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सभी चीजें भी हमें भूमि से मिलता है। श्रम का मतलब होता है मेहनत, जो लोग काम करेंगे उसे क्या कहेंगे, श्रम कहेंगे। और भौतिक पूंजी का मतलब होता है पैसे, तो इसे हम कहते हैं आगत, यानी कि हमें जो चीज़ लगाना है। फॉर एग्जांपल के लिए गेहूं के लिए हमें पैसे चाहिए, तो गेहूं क्या पैसा डालने से गेहूं हो जाएगा क्या, नहीं। हमें गेहूं उगाने के लिए जो मशीनें चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हल चाहिए, हल, और हल के जगह पर हम ट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं। फिर हमें कुदाली चाहिए, हो सकता है इसका भी यूज कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, कुदाली चाहिए। और धान, गेहूं लगाने के लिए कुदाली तो चाहिए ही चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे मशीन है जिसका यूज हमें करना पड़ेगा। तो ये सभी क्या कहलाएगा, आगत। और इन सभी आगतों पर क्या खर्च होगा, पैसे खर्च होंगे। तो ये पैसे भी खर्च होते हैं। और अंत में मानव पूंजी, यानी कि मानव के बगैर ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो चौथी आवश्यकता क्या है, मानव पूंजी। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्पादन के लिए आवश्यक चीजों को समझने के बाद आइए समझते हैं उत्पादन के कारक। तो वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी क्या कहलाते हैं, उत्पादन के कारक कहलाते हैं। इनके बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो कहता है कि उत्पादन भूमि, पूंजी, श्रम को समायोजित करके संगठित होता है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं या उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बार बार आ रहा है भौतिक पूंजी। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये भौतिक पूंजी है क्या, इसका क्या परिभाषा होना चाहिए।
तो लिखेंगे उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं आगत क्या है। तो जितनी भी चीजें, जो भी हमें आगतों की जरूरत पड़ेगा, जैसे हमें औजार की जरूरत पड़ सकता है, मशीन, भवन बनाने के लिए, या भवन का जरूरत पड़ सकता है, मकान, जैसे अभी आपको बताया था चक्की मिल लगाना है, तो चक्की मिल कहाँ लगेगा, बाहर में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर चक्की मिल बाहर में लगा देंगे तो बरसात के मौसम में काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, भवन चाहिए। कच्चा माल, कच्चा माल क्या होता है, देखिए कच्चा माल आप इस तरह समझिए कि अगर कोई मकान बन रहा है तो मकान के लिए हमें सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, और ये सारा सीमेंट हो गया या फिर गिट्टी हो गया, छड़ हो गया, ये सारा क्या कच्चा माल कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम चक्की मिल लगाएं, चक्की मिल, अभी चक्की मिल को चलाएंगे तो चक्की मिल में हम क्या काम करेंगे, हम गेहूं से आटा बनाएंगे। तो गेहूं मेरे लिए क्या हो गया, गेहूं मेरे लिए हो गया कच्चा माल। बात समझिए, कच्चा माल वह होता है जो बार बार खत्म होता है, आप याद रखिएगा, कच्चा माल वह है जो बार बार क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसे हम कच्चा माल कहते हैं, या फिर हम उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। नगद मुद्रा, हमें कुछ पैसे की भी जरूरत पड़ेगा तभी तो हम काम कर सकेंगे। इन सभी चीजों को कुल मिलाकर के हम भौतिक पूंजी कहते हैं, और भौतिक पूंजी को शॉर्टकट में हम केवल क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा, पालमपुर गांव की कहानी, तो कहीं भी पूंजी लिखा है तो आप समझिएगा भौतिक पूंजी लिखा है। बात समझ में आ गया। अब ये भौतिक पूंजी दो तरह का है, कुछ ऐसे हैं जो बार बार खत्म हो जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो बार बार खत्म नहीं होंगे। तो इसीलिए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है अस्थायी पूंजी और दूसरा है अस्थायी पूंजी, जिसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो अस्थायी पूंजी कौन है, जैसे कि औजार हो गया, मशीन हो गया, मकान हो गया, यानी भवन। एक बार हम इसमें पैसे लगा दिए, एक बार मैंने इसे तैयार कर दिया, तो ये कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जा सकता है, बार बार खत्म नहीं होगा। इसलिए इस तरह के पूंजी को हम अस्थायी पूंजी कहते हैं या अस्थायी पूंजी कहा जाता है। लेकिन औजार, मशीन, भवन, इन सब के अलावा जो कच्चा माल होता है, ठीक है, जैसे गेहूं, आपको पता है गेहूं एक बार लाए, पीसे खत्म हो गया, फिर मुझे चाहिए गेहूं। तो इसी प्रकार से अन्य कार्यों में भी हमें कच्चे माल होते हैं जो बार बार खत्म होते हैं। बार बार हमें नगद पैसे की भी जरूरत पड़ सकता है, जो पैसे से हम कच्चे माल को खरीदेंगे। तो ये वो सारे संसाधन हैं जो खत्म होगा, बार बार खत्म होगा। ऐसे पूंजी को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, और ये उत्पादन के क्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अस्थायी पूंजी उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। तो ये दो अंतर भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको अस्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी यानी कार्यशील पूंजी समझ में आ गया होगा, और इनके बीच में क्या अंतर है यह भी समझ में आ गया होगा। अब आइए यहाँ पर इस तरह से आपसे अगर अंतर पूछा जाएगा तो कैसे लिखिएगा, तो हम लोग अंतर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, अस्थायी पूंजी और ये रहा कार्यशील पूंजी। औजार, मशीन, भवन, ये सभी क्या है, अस्थायी पूंजी है, और ये सभी क्या है, उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त नहीं होते हैं। और कार्यशील पूंजी में नगद कच्चा माल और नगद पैसे आते हैं, और ये उत्पादन क्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया ताकि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। अब आइए पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो पालमपुर है वहाँ पर कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए यानी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है, यानी कि खेती कार्य करते हैं। तो टोटल 75% लोग जो है वो अपने जीवन को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, अपने संसार को चलाने के लिए कृषि का कार्य करते हैं। और बाकी जो लोग बच जाएंगे वो कितने, 25% लोग बच जाएंगे, वह गैर कृषि क्रिया का काम करेंगे, ठीक है। वह किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों को का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो ये 75% लोग कौन है, या तो वो कृषक है, या तो यानी वो किसान है, या तो वो श्रमिक है, ठीक है। और साथ ही साथ उनका हित केवल इसी में है कि वो केवल चाहते हैं कि उत्पादन क्रिया के दौरान ही, यानी उत्पादन करके ही हम अपना गुजर बसर करेंगे, इसलिए वो केवल और केवल उत्पादन क्रिया में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, क्यों? तो इस सवाल को पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए 1960 तक, बात समझ में आ गया, 1960 तक भूमि में परिवर्तन हुआ, यानी पहले इतना भूमि था तो अब भूमि बढ़ के इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर उससे भी बड़ा हो गया। कब तक? 1960 तक। लेकिन 1960 के बाद, बात समझे, 1960 के बाद से लेकर आज तक कोई भी विस्तार नहीं हुआ, यानी कभी भी भूमि नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? तो आइए इसका उदाहरण, इसका जो है कारण बताते हैं। 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि के क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक यानी 1960 तक जितना भूमि बढ़ाना था, गांव की माफ कीजिए, यहाँ पर कुल लिख देंगे, ठीक है, कुल बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। यानी जितना भी बंजर वाला भूमि था, आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां तक आपको बंजर भूमि दिख रहा है, उस बंजर भूमि को सिंचाई की मदद से और भी आधुनिक तरीकों से उसको किस में बदल दिया? खेती के योग बदल दिया। अब बताइए, अब जो खेती में पहले से ही बदला जा चुका है, क्या उसे फिर से खेती के रूप में बदलेंगे क्या? नहीं, यानी कि अब उसके पास जमीन है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर वही लिखा गया कि पूरी तरह से बदल दिया गया
इसलिए नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जितना बदला जा सकता था उतना बदला जा चुका है, इसलिए अब और बदलना मुश्किल है। और यही कारण है कि 1960 तक जो जुताई के अंतर्गत है उसमें विस्तार हुआ, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी विस्तार नहीं हुआ। एक और सवाल हमारे पास पूछा जाता है कि ये जो भूमि है इसको मापने की इकाई क्या है, इसको कैसे मापा जाता है। तो इसको मापने के लिए हम लोग हेक्टेयर का यूज करते हैं। लेकिन आप एक और चीज याद रखिएगा कि गांव में अभी भी हेक्टेयर के जगह कट्ठा वगैरह, बीघा वगैरह का यूज किया जाता है। तो कितना कट्ठा है, कितना बीघा है, ये सब आप जरूर सुने होंगे। तो ये जो है पुरानी यानी कि पारंपरिक तरीका है, इससे भी जमीन को मापा जाता है। लेकिन जो वर्तमान तरीका है वह कौन सा है, हेक्टेयर है। ये आधुनिक तरीका है, इसके मदद से ही भूमि को नापा जाता है। एक हेक्टेयर में 1000 मीटर, सॉरी माफ कीजिएगा, 100 मीटर भुजा वर्ग वाला क्षेत्रफल होता है। वर्ग आप लोग जानते होंगे, इधर से भी 100, ऊपर से भी 100 और चारों तरफ से मतलब 100 कर देंगे तो जो बीच में क्षेत्र बनेगा वह क्या कहलाएगा, 1 हेक्टेयर का जमीन कहलाएगा। अब आइए पालमपुर गांव की तुलना करते हैं। तो पालमपुर गांव की तुलना भारत के किस राज्य से किया गया है। तो पालमपुर का तुलना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से किया गया है। यानी जिस प्रकार से काम पालमपुर राज्य में हो रहा है, सेम क्रिया भारत के जो उत्तर प्रदेश है वहां पर हो रहा है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं। तो इस और जो दिशा है वह पूर्व दिशा है, और इस और जो दिशा है उसे पश्चिम दिशा कहेंगे। ऊपर वाली दिशा उत्तर हो जाएगा और नीचे वाली दिशा हो जाएगा दक्षिण। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पश्चिमी भाग बोला गया है, तो ये वाला भाग जो है ये पश्चिमी भाग कहलाएगा। और यहाँ पर भी आप मैप में देख सकते हैं जो पश्चिमी भाग है, कलर हम चेंज कर देते हैं, तो ये पश्चिमी भाग है। और इसी भाग को क्या किससे तुलना किया गया, पालमपुर में। यानी कि पालमपुर में जो जो क्रिया हो रहा है भारत के उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग में सेम होता है, और इसमें कुल मिलाकर के 22 जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पालमपुर में बरसात के मौसम में कौन सा फसल होता है। चूंकि वहाँ पर कृषि बहुत पारंपरिक, माफ कीजिए, कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कृषि जो है उसमें किस तरह का जो है फसल उगाया जाता है। बरसात के मौसम में कौन से फसल उगाए जाते हैं, सर्दी के मौसम में कौन से फसल उगाए जाते हैं। तो पालमपुर में बरसात के मौसम में खरीफ फसल उगाया जाता है, और इसमें ज्वार और बाजरा उगाते हैं। और इन ज्वार और बाजरा किसके लिए उगाते हैं, पशुओं के लिए। चूंकि उनके पास पशुपालन भी एक क्रिया है, तो पशुओं को खिलाने के लिए वो लोग ज्वार और बाजरा उगाते हैं। उसी प्रकार से सर्दी के मौसम की अगर बात करें तो सर्दी के मौसम में वो आलू बोते हैं, जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच का मौसम है। सर्दी के मौसम में कभी कभी जो है ये रबी फसल उगाया जाता है, लेकिन वो गेहूं भी उगाते हैं, यानी कि गेहूं भी उगाया जाता है। तो आलू और क्या उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है। गेहूं से परिवार खाने के लिए उगाते हैं, और जो बच जाता है शेष गेहूं, जिसके पास बड़ा जमीन है तो वो क्या करते हैं, रायगंज, जो रायगंज की मंडी है जो 4 किलोमीटर के आसपास, माफ कीजिए 3 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखा गया, गलती से मैं इसे हटा देता हूँ। रायगंज जो है वहां पर इसको लेकर जाकर बेच देते हैं। मंडी मतलब क्या आता है, हम सभी जानते हैं। मंडी का मतलब एक तरह से हटिया होता है, हम सभी जानते हैं हटिया होता है ना, या फिर आप बाजार बोल दीजिए। वो बाजार में ले जाकर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। सीधा बात है कि शेष मतलब बचा हुआ गेहूं क्या करेगा, तो उसे बेच देते हैं, जो परिवार के खाने के लिए रखने के बाद जो बच जाता है। एक और सवाल हमारे पास बचता है, वह है कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह से मदद किया, ये बताना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पालमपुर में बिजली आ चुका है, पहले से ही बिजली है। लोग जो बच्चे हैं वो बिजली की मदद से पढ़ाई भी करते हैं। तो केवल पढ़ाई होता है या खेती में भी उसका योगदान है, तो खेती में भी योगदान है। तो यही सवाल है कि वो जो किसान वहाँ पर रहते हैं उसके लिए क्या फायदेमंद है। तो पालमपुर में बिजली तो बहुत ही जल्द आ गई थी। इसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि जो सिंचाई की पद्धति थी वह बदल गई। सिंचाई पहले कुएं से जल निकाला जाता था, हैंडपंप की मदद से निकाला जाता था, लेकिन अब बदल गया। अब कुओं में जो रहट का प्रयोग किया जाता था। रहट क्या होता है, और रहट एक तरह से पारंपरिक तरीका है जिसमें कुएं से पानी को निकाला जाता है, और ये बहुत ही पारंपरिक तरीका है, बहुत ही पुराना तरीका है, और इसमें एक बैल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कोशिश करता हूँ कॉपीराइट नहीं आएगा तो ये वाला वीडियो मैं आपको अटैच कर दूंगा। वैसे आप YouTube पर रहट लिखिएगा तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आसानी से आप उसे देख सकते हैं कि रहट कैसा तरीका है, रहट से पानी कैसे निकाला जाता है। एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है कुएं से पानी निकालने के लिए। इसमें एक बैल को बांधा जाता है, और बैल क्या करता है, घूमता है, तो उसे एक चक्का घूमता है, और उस चक्के घूमने से पानी निकलता है, ठीक है। तो रहट के द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे जो है खेत में सिंचाई किया जा सकता था। तो ये अब रहट को हटा करके, ठीक है, अब उसके जगह पर दूसरा तरीका आ चुका है, और वो कौन सा तरीका, पंप सेट।
तो इस पंप सेट की मदद से अब क्या होने लगा, अब जो है चीजें आसान हो चुका है पानी निकालना। तो किसान अलग अलग तरह के 3 फसल जो है वो उगाने लगे थे। ठीक है, तो सिंचाई की सुव्यवस्थित जो है व्यवस्था होने से फसल का पैदावार भी बढ़ चुका है। अब एक साल में पहले केवल 1 फसल उगाया जाता था, अब एक साल में 3 फसल उगाया जा रहा है। तो सिंपल बात है, पैदावार तो बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगा तो आमदनी भी बढ़ जाएगी। एक और सवाल है कि 1970 के दशक के मध्य तक कितने हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने लगी थी। तो पूरे 200 हेक्टेयर क्षेत्र तक जो है वो सिंचाई होने लगा था। चूंकि यहाँ पर बिजली वगैरह आ चुका है तो सिंचाई का क्षेत्र भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। सिंचाई का मतलब होता है फसलों में पानी देना। तो पहले कम क्षेत्रों में पानी दिया जाता था, कारण आप जान ही रहे, रहट है, कुएं से पानी निकालना मेहनत वाला काम है। और अब चूंकि स्विच दबाते ही पानी निकल रहा है तो ज्यादा क्षेत्रों में सिंचाई हो रहा है। तो 1970 तक लगभग 200 हेक्टेयर में जो है सिंचाई हो रहा था। आगे कि क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है और क्यों। तो यहाँ पर वही लिखा गया कि सिंचाई के अंतर्गत जो है क्षेत्र है ये 200 ही है, क्या इसको और बढ़ाना चाहिए। हाँ, इस सवाल का जवाब होगा हाँ, सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है, तो ये हम भारत के अनुसार एग्जाम्पल देते हैं। तो देखिए, भारत में सभी गांवों में उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहां पर नदी है, जो मैदान है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में जो तटीय क्षेत्र है उसमें अच्छी व्यवस्था है। चूंकि नदी है तो नदी से पानी आसानी से ले जाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई का अच्छा व्यवस्था है। हमारे देश में जो तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे वाला जो तटीय क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में भी सिंचाई की अच्छा व्यवस्था है। लेकिन इसके विपरीत, इसके उल्टा अगर हम बात करें, पठारी क्षेत्र की बात करें या फिर हम दक्षिण पठारी क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर सिंचाई का कम व्यवस्था है, यहाँ पर सिंचाई कम होती है। देश में अगर हम भारत देश की बात करें तो कुल कृषि क्षेत्र का 40%, यानी कि 100% कृषि हो रहा है, उसमें केवल 40% क्षेत्र पर ही क्या हो रहा है, कृषि में सिंचाई होती है। तो अगर सिंचाई कम होगा तो लोग फसल कम उपजाएंगे, और अगर लोग कम फसल उपजाएंगे तो उत्पादन कम होगा। तो इसीलिए बाकी सारे क्षेत्रों में हमें वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम वर्षा पर निर्भर नहीं रहे, इसके लिए हमें सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र जो है उसे बढ़ाना आवश्यक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना क्यों आवश्यक है। अब ये चीज पहले भी बता चुके थे, बहुविधि फसल प्रणाली। ओके, बोले थे कि आपको आगे बताएंगे, तो आइए इसको बेहतर तरीके से समझाते हैं। बहुविधि, बहु का अर्थ होता है अधिक, बहु का मतलब क्या होता है, अधिक। और यहाँ पर फसल प्रणाली के विषय में बोला जा रहा है, यानी कि बहुत सारे फसल, यानी अधिक फसल की बात किया जा रहा है। तो कहता है एक वर्ष में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सिंचाई व्यवस्था आ चुकी है, लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ट्रैक्टर का यूज कर रहा है, थ्रेसर का यूज कर रहा है। तो अब एक साल में एक ही जमीन पर, जिसके पास छोटी सी भूमि है, एक ही भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की तरीका आ चुका है। यानी कि अब एक ही फसल में एक से ज्यादा फसल बो सकते हैं, जैसे कि सर्दी के मौसम में अलग, गर्मी के मौसम में अलग, बरसात के मौसम में अलग, ठंडी के मौसम में, यानी कि हम बार बार अलग अलग तरह का फसल उगा सकते हैं जब हम एक ही भूमि में एक से ज्यादा फसल को पैदा करते हैं। इस तरह के फसल प्रणाली को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य तरीका है, और इसी तरीके से हम एक छोटे से भूमि पर ज्यादा से ज्यादा फसल को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर वही सवाल है कि पालमपुर में सभी किसान कम से कम कितने फसल पैदा करते हैं। अगर उनके पास बहुविधि फसल प्रणाली है, टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो कितना फसल उगाते हैं। कम से कम तो 2 फसल जरूर उगाते हैं। और कई किसान ऐसे हैं जो पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल भी उगा रहे हैं, यानी कि 3 फसल उगा रहे हैं। ओके, और तीसरी फसल में वह क्या उगा रहे हैं, आलू उगा रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है एक ही भूमि के उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके क्या है। यानी कि हम अगर एक ही छोटा सा भूमि है और इसमें मुझे उत्पादन बढ़ाना है, मान लेते हैं कि मेरा पहले जो है 10 kg जो हो रहा था उत्पादन, अब मुझे करना है 50 kg, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए 2 तरीका है। पहला विधि है बहुविधि फसल प्रणाली, यानी जैसा कि आपको बता चुके हैं बहुविधि फसल प्रणाली का यूज करेंगे। और दूसरा है अधिक उपज के लिए खेती के आधुनिक कृषि विधियों का यूज करना पड़ेगा। तो कृषि में जो आधुनिक विधि है, जो नया टेक्नोलॉजी है, वह हमें यूज करना पड़ेगा, जिसे आधुनिक कृषि प्रणाली कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये जो आधुनिक कृषि तरीका है ये क्या है, ये हमें समझाइए। इसके विषय मैंने लास्ट में भी बताया, आप देख सकते हैं, ये है आधुनिक कृषि प्रणाली का जो है विधि है। इसमें हम लोग हल बैल के जगह ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें जुताई जल्दी करना है। अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग करते हैं, उर्वरक मतलब खाद का प्रयोग करते हैं। और ये वो वाला खाद नहीं है, DAP यूरिया वाला खाद है, जो खेत को आगे चल के नुकसान भी पहुंचाता है, याद रखिएगा। हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
कीटनाशक को खरपतवारनाशी भी कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम धान की खेती करते हैं या कोई भी फसल उगाते हैं, उसके साथ फालतू घास आ जाता है, जो घास हमारे किसी काम का नहीं। पहले तो उसे हाथों से हटाया जाता था, लेकिन अब उसे हटाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है या खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जा रहा है। कीटनाशक कीड़ा वगैरह मारने के लिए भी लगाया जाता है, जिससे फसल में कीड़ा वगैरह लग जाता है, उसको हटाने के लिए भी किया जाता है। तीसरा, सिंचाई में नहर का यूज करते हैं, पंप सेट का प्रयोग करते हैं, बांधों का प्रयोग करते हैं, और बांधों से बिजली भी बनता है, ये भी हम सभी जानते हैं। तो ये वो तरीका है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अधिक फसल कर सकते हैं, और इस पूरे तरीका को हम आधुनिक कृषि तरीका कहते हैं। यानी ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आधुनिक कृषि तरीका। अब आप समझ गए, आधुनिक कृषि तरीका में हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक कृषि तरीके में हम लोग HYV का बीज प्रयोग करते हैं, जिसे हम हाइब्रिड बीज कहते हैं। ठीक है, अधिक उपज वाले बीज। तो यहाँ पर लिखने भूल गए हैं, अधिक उपज वाले बीज हम लिख देते हैं, अधिक उपज वाले बीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे हाइब्रिड सीड्स भी कहते हैं। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खाद डाला जा रहा है, ये है रासायनिक उर्वरक। और हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, उसमें से क्या हटाने के लिए, कीड़े वगैरह हटाने के लिए। सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग करेंगे, बांध का प्रयोग करेंगे, पंप सेट का प्रयोग करेंगे, बिजली का, राहट का नहीं करेंगे, ये राहट जो है पुराना तरीका है। और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये आधुनिक तरीका है। अब आपको मन में ख्याल आता होगा, क्या इन आधुनिक तरीके से हमारे लिए कोई हानि है? बिल्कुल हानि है। आप देख सकते हैं सरेआम हमारे फसलों पर केमिकल छीटा जा रहा है, और ये केमिकल हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं खादों में खाद भी डाला जा रहा है, ये भी एक तरह का केमिकल है। और ये जब मिट्टी में मिल जाता है, जब ये पानी में मिल जाता है, तो हमारा पानी मिट्टी दोनों ही क्या कर देता है, खराब कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पंजाब है वहाँ पर इतना ज़्यादा सिंचाई किया गया, इतना ज़्यादा खाद का यूज किया गया, इतना ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का यूज किया गया, इतना ज़्यादा कीटनाशकों का यूज किया गया कि वहाँ पर भूमि पूरी तरह से खराब हो गया। पहले जितना उत्पादन होता था अब उतना उत्पादन नहीं होता है। तो पंजाब में भूमि खराब होने का, भूमि निम्नीकृत होने का जो मेन कारण है यही है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करना, और न केवल प्रयोग करना बल्कि अधिक से अधिक प्रयोग करना। ये मेन कारण है जिससे पंजाब का जमीन खराब हो गया है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि भारत में खेती के आधुनिक तरीके का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? तो जैसा कि सभी जान रहे हैं, पंजाब जो है वो खराब हुआ था, तो पंजाब में सबसे पहले, और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं। और बाकी पंजाब और हरियाणा तो आपको भारत के मैप में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आइए आपको मैप में ले चलते हैं और पंजाब और हरियाणा आपको दिखा देते हैं। सॉरी, थोड़ा पीछे आ गए, तो पहले सब इरेज कर लेते हैं। तो ये रहा इरेज। तो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश तो हम लोग देख चुके हैं। ये वाला जो एरिया है ये पंजाब है, और ये वाला जो एरिया है ये हरियाणा है। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा हम लोग देख चुके हैं, ये दोनों ही राज्य। ठीक है, एक है पंजाब और दूसरा क्या है, हरियाणा। तो उम्मीद है आपको पंजाब और हरियाणा दिख गया होगा, समझ में आ गए होंगे, मैप में देख चुके हैं। आइए, तो सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था, किसने? पंजाब वाले ने। हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है उन क्षेत्रों में सबसे पहले आधुनिक तरीका का प्रयोग किया गया था। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती के लिए सिंचाई का प्रयोग किया, और सिंचाई में क्या, नलकूप लगाया। उन्होंने HYV जो बीज है, हाइब्रिड बीज, इसका प्रयोग किया। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उन्होंने ट्रैक्टरों का प्रयोग किया, फसल को गहराने के लिए, फसल को जुताने के लिए मशीनें खरीदें, जुताई के लिए काटने वाले मशीन खरीदें। साथ ही साथ उन्होंने इन सभी तरीकों से गेहूं का पैदावार बढ़ा दिया था। और एक ऐसा समय था जब पूरी भारत में गेहूं का पैदावार बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये किसके कारण हुआ था आपको पता है? ये हुआ था हरित क्रांति के कारण। तो अब सवाल हमारे मन में आता है कि ये हरित क्रांति क्या है और ये कब शुरुआत हुआ? तो ये हरित क्रांति शुरुआत हुआ 1960 के दशक में, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये चीज़ शुरू हुआ था। आप याद रखिएगा, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति आया, और इस हरित क्रांति ने बहुत ज़्यादा क्या किया, फसल के उत्पादन को बढ़ा दिया, और साथ ही साथ ज़्यादातर गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया। और एक बार जब गेहूं के उत्पादन को बढ़ा दिया गया तो बाकी फसलों के लिए भी हमने अलग अलग क्रांति किए, और आज बहुत सारे फसल जो है हम लोग आधुनिक पर जो है विधि से कर रहे हैं। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज और HYV बीजों के उपज की तुलना करें। तो आइए आपको एक तुलना से बता देते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम HYV बीज जो बीज है इसका प्रयोग करते हैं, यानी हाइब्रिड बीज यानी आधुनिक बीज प्रयोग करते हैं, तो फसल में कितना परिवर्तन आता है। तो जो परंपरागत बीज है यानी पुराना वाला बीज जो हमारे पूर्वज यूज करते थे, जो हमारे दादा दादा के दादा के दादा यूज कर रहे थे, उन बीजों में फसल का उत्पादन थोड़ा कम होता था। तो पालमपुर में जो पुराना वाला बीज था उसमें अगर एक खेत में लगाइएगा तो मान लेते हैं 1300
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर जमीन पर केवल 1300 किलोग्राम खेती हो रहा था, इतना अनाज उपज रहा था गेहूं का। अगर उसी खेत में हम परंपरागत बीज के जगह पर हम लगा दें HYV बीज, इस बीज का प्रयोग करेंगे तो हमें 3200 किलोग्राम का उपज होगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, लगभग 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है, 3 गुना है, 1 से यहाँ 3 आ रहा है, नहीं 3 गुना नहीं है, लगभग 2 गुना से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए आजकल जो किसान है वो किन बीजों का प्रयोग करते हैं? आधुनिक बीजों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण है कि वो उपज ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, इसीलिए वो अधिक से अधिक इसका प्रयोग करते हैं। आगे है कि गेहूं के उत्पादन में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई इस HYV बीज के प्रयोग से, और किसानों के पास अब बाजार में बेचने के लिए अधिक जो है अधिशेष बचने लगा, और अधिक गेहूं बाजार में बेचेंगे तो उसकी आमदनी भी क्या होगा? अधिक होगा। हालांकि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते हमें भी इन बीजों का मजबूरी पूर्वक यूज करना पड़ रहा है, अन्यथा हम अपने पूरे भारत के लोगों को अनाज नहीं खिला पाएंगे। इसीलिए हमें इन उपायों का यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। अब आइए कुछ डाटा पर गौर करते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में क्षेत्र में जो पूरे क्षेत्र में जुताई वाला क्षेत्र जो है बढ़ा है, यानी कि खेती करने वाले क्षेत्र बढ़ चुके हैं। 1950 और 51 के क्षेत्र में केवल 129 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर खेती होता था, और अगर हम वर्तमान डाटा पर गौर करें 2014-15 में तो 155 हो चुका है। 155 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या हो रहा है? खेती हो रहा है। अब यहाँ पर मिलियन लिखा हुआ है, तो मिलियन क्या होता है आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जब 10 मिलियन हो जाएगा, ठीक है, 10 मिलियन, तो 10 मिलियन में क्या हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ हो जाएगा। तो 1 मिलियन में कितना हो गया? 1 मिलियन में हो गया 10 लाख। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है। तो मिलियन वाला चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। 2014 से 15 के बीच में 155 मिलियन हो गया। तो आप देख सकते हैं 129 से 155, तो ज्यादा क्षेत्र, बहुत ज्यादा क्षेत्र हमें बढ़ाना पड़ा था। ठीक है, और ये डाटा किसका है? पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 2017 में इन्होंने ये डाटा जारी किया था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। पहले यहाँ पर था और आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, तो बढ़ चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन परिवर्तन हो चुका है। हम आपको बता चुके हैं कि कृषि का आधुनिक प्रणाली, जो आधुनिक तरीका है वह कौन कौन सा है। अब कुछ उत्पादनों पर गौर करते हैं, दालों के उत्पादन पर और गेहूं का उत्पादन पर। यहाँ पर सारी चीजें करोड़ टन में लिखा गया है। तो 1965 से लेकर के 66 में, जो 1 साल के दौरान था, केवल हमें 10 करोड़ टन दाल का जरूरत था, और फिर गेहूं की अगर बात करें तो 10 करोड़ टन का जरूरत था। वर्तमान में देख लीजिए हमें 24 करोड़, 2017 और 18 का ये डाटा है, 24 करोड़ टन दाल का जरूरत है और 97 यानी 97 करोड़ टन गेहूं का जरूरत है। आप देख सकते हैं कितना आवश्यकता बढ़ चुका है, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें आधुनिक कृषि तरीका को अपनाना ही पड़ेगा, और इसीलिए हमें ये जो है अपनाना पड़ता है। यहाँ पर है कि कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है कृषि क्षेत्र है, तो देख सकते हैं ये कृषि क्षेत्र, ये वाला जो कलर दिख रहा है ये मंझोले एवं बड़े किसान है, और ये जो है ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है ये वाला कलर, ठीक है, तो इस कलर में सीमांत एवं छोटे कृषक है। तो मैं ए और बी कर देता हूँ, ये ए है और ये बी है, और ये वाला बी है और ये क्या है? ए है। ठीक है, दोनों कलर के हिसाब से दे रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसको गौर करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 55.5%, लगभग हम इसे 56% मान लेते हैं। ठीक है, तो 56% पर कौन से किसान है? मंझोले एवं बड़े किसान हैं, और इनके पास जो ये जो कृषि क्षेत्र जमीन है, ठीक है, जमीन इतना है और इसकी संख्या कितना है? कम है, यानी कम लोगों के पास अधिक जमीन है। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आदमी क्या है? कम है, यहाँ जनसंख्या बता रहा है। कम लोगों के पास जमीन क्या है? अधिक है, और अधिक लोगों के पास जमीन क्या है? कम है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि लोगों के पास जमीन का वितरण बिल्कुल ही खराब है। आइए अब यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है, और हम आपको एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है वो आपको हिंट करने वाले हैं कि ये चीजें कैसे है। जैसे कि आपको कुछ कुछ सवाल हम पहले ही बता चुके हैं, क्या सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और क्यों, ये सवाल बता चुके हैं। और वहाँ पर 450 परिवार है तो वो किस प्रकार से, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं। और पालमपुर में बिजली के प्रसार ने कैसे किसानों की मदद किया, ये भी सवाल हम बीच में ही डिस्कस कर चुके हैं। और एक ही भूमि पर अलग अलग तरीके से हम कैसे जो है फसल को बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। और 1 हेक्टेयर भूमि पर मकान जो है
जो कार्य का ब्यौरा देना है। ये आपको बता देते हैं 1 हेक्टेयर भूमि पर जो है किसान का मालिक जो है, भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए, वो क्या क्या कार्य कर सकता है। तो 1 हेक्टेयर की भूमि पर वो फसल बहुविधि फसल प्रणाली को लगाएगा, जो इसका यूज करेगा तो वह बहुविधि फसल प्रणाली के तरीके से ज़्यादा फसल को वो क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। एक और सवाल लिखा है कि खेती की आधुनिक विधियों में ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्माण किया जाता है, क्या आप सहमत हैं? जी हाँ, अभी जो आधुनिक तरीका है, आधुनिक तरीका में देख सकते हैं हमें ट्रैक्टर चाहिए, थ्रेसर मशीन चाहिए, बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलता है? हमें उद्योगों मतलब फैक्ट्री में मिलता है। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि आधुनिक जो कृषि विधि है उसमें हमें विनिर्माण का जरूरत पड़ता है। एक और सवाल है कि पालमपुर में खेतीहार श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? अब यहाँ पर ये सवाल को समझाते हैं कि पालमपुर में जो मजदूरी है, ठीक है, मजदूरी और किसकी मजदूरी? जो खेतीहार है, जो श्रमिक है, श्रमिक का मतलब मजदूर होता है। तो मान लेते हैं कि सरकार ने फिक्स किया 450 रुपया, आपको 450 रुपये मिलेगा, लेकिन मजदूरों को 350 रुपया ही मिलता है। इसका कारण है ये सारे जो पैसे हैं वो बिचौलिया खा जाते हैं और लोगों के पास शिक्षा का उतना कम प्रसार है, इसीलिए लोग उस पर विरोध नहीं करते हैं। यही कारण है कि श्रमिकों को जो मजदूरी है उससे कम मजदूरी मिलता है। एक और सवाल 10 नंबर देखिए, यहाँ पर नीचे मंझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? देखिए, मंझोले और जो बड़े किसान है, ठीक है, मंझोले और बड़े किसान ये क्या करते हैं? कर्ज नहीं लेते हैं, बल्कि ये इनके पास बचत है। याद रखिएगा, अभी थोड़ी मतलब कि फर्स्ट में ये चीज़ बताए थे, जो बड़े किसान होते हैं वे पैसे को बचा के रखते हैं, जबकि जो छोटे किसान होते हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास बचत है ही नहीं, इसलिए इनको कर्ज लेना पड़ता है। तो जो मंझोले और बड़े किसान हैं ये अपनी पूंजी के लिए बचत का प्रयोग करते हैं, जबकि जो छोटे किसान हैं वो कर्ज का प्रयोग करते हैं। अगला है कि अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। ये तो श्रमिक से बात करने वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है? क्या ब्याज की दर जो है बैंक से कर्ज दर से मिलने वाली सविता की स्थिति अलग होती? तो यहाँ पर पहले यह समझिए कि एक तेजपाल सिंह जो है ये एक जो है अमीर व्यक्ति है सविता के मुकाबलों में, और जो सविता है ये गरीब है और इसे तेजपाल सिंह से कर्ज लिया, ठीक है। ये एक कहानी किताब में दिया गया था, आप इसे पढ़ सकते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो यहाँ पर सवाल पूछा गया कि बैंक जो है अगर इसको कर्ज देता तो तेजपाल सिंह से ये कम ब्याज लेता, ठीक है। तेजपाल सिंह जो है एक सामान्य आदमी है और ये सविता से ज़्यादा जो है कर्ज का ब्याज ले रहा है, जबकि बैंक ऐसा कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अगला है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए। बात करने वाला तो छोड़ देते हैं। अगला है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि कार्य हो रहे हैं, इनकी संक्षिप्त सूची बनाना है। तो गैर कृषि कार्य अगर आपके आसपास हो रहा है, जैसे कि आपके घर के आसपास दुकान होगा, आपके घर के आसपास कोई भी व्यक्ति जो है बार्बर होगा, यानी कि बाल काटने वाला, या हो सकता है डॉक्टर होंगे या इंजीनियर वगैरह होंगे, ये सभी क्या है, गैर कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आपके घर के आसपास अगर कोई मकान वगैरह बन रहा है तो उनमें काम करने वाले मजदूर, लेबर, मिस्त्री, ये सभी क्या है, गैर कृषि क्रिया से जुड़े हुए लोग हैं। गांव में अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? गांव में शिक्षा व्यवस्था को शुरू करेंगे, शिक्षा को और मजबूत करेंगे तो हमें अधिक शिक्षकों का जरूरत पड़ेगा, तो शिक्षक अधिक वो किस में आ जाएंगे, गैर कृषि कार्य आएंगे। अगर हम गांव में जो है स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, यानी हॉस्पिटल वगैरह खोलेंगे, तो उसमें डॉक्टरों का जरूरत पड़ेगा, तो डॉक्टर हमें बाहर से लाने पड़ेंगे, उनमें भी गैर कृषि क्रिया है। इसके अलावा अगर हम वहाँ पर टेक्निकल और भी टेक्नोलॉजी वगैरह लाएंगे, बिजली वगैरह का प्रसार करेंगे, कंप्यूटर वगैरह लाएंगे, तो इन सभी कार्यों से हमें गैर कृषि क्रिया में कार्य मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आंसर की मदद से चैप्टर को समझा दिए, लेकिन एक टॉपिक जो है आपको अलग से समझना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। भूमि निम्नीकरण है क्या, ठीक है ना, भूमि निम्नीकरण क्या है, मृदा अपरदन क्या है, ये दोनों है रिलेटेड। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि भूमि निम्नीकरण क्या है, मृदा किस प्रकार से खराब होती है और इसका मुख्य कारण क्या है। और इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप एक और मेरा चैनल है अभी क्लासेस डाउट, जिसमें मैं एक स्पेशल क्वेश्चन जो है वो डालते रहता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं या आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट कीजिए, हम आपको अभी क्लासेस डाउट में अपलोड करेंगे। तो उस चैनल को भी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव चैनल भी है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव जो है डाला हुआ है, आप उसे देखिए, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। ऐसा ही एक और वीडियो, यानी कि इस पूरे इकोनॉमिक्स का वीडियो हम जल्द ही लेकर आ रहे हैं। थैंक यू, लव यू।